हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का, जी हमें दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बोर्ड द्वारा जारी जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको। अभी जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो, इस वीडियो में हम लोग मतलब केवल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में इस वीडियो को मैं बांटता हूँ। फर्स्ट पार्ट में यानी इसमें हम लोग 20 जो ऑब्जेक्टिव है आपके, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और 20 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो बड़े बड़े मतलब प्रश्न होंगे। ठीक है, ये खंड ब वाले। तो चलो शुरू करते हैं। और आप सब जानते हो कि जो ऑब्जेक्टिव है उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। मतलब इसको आपको कैसे भी हल कर कर ऑप्शन मतलब आपको चूज करना होगा कि कौन सही है, और ओएमआर शीट पे उसका मतलब रखना होगा कि कौन सही है। तो ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है वो मैंने बता रखा है पहले ही कई वीडियो में। इससे पहले आप लोगों का जो हिंदी का पेपर था मैंने सॉल्व कर दिया है पूरा का पूरा, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें मैंने बताया हुआ कि ओएमआर शीट कैसे भरे, तो आप वो देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ओके, एक जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार सदैव होता है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, दशमलव प्रसार मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे कोई भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दशमलव के बाद मतलब वो कहाँ तक जा रहा है, दशमलव के बाद कोई 2 अंक जाकर कट जाता है, आगे नहीं जाता है। कोई होता है मतलब भाग के दशमलव के बाद ये कभी कटता ही नहीं है। तो जो कट जाता है उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, और जो नहीं कटता है, ठीक है, उसको अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है कि जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखे, ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं 3/2 ले लिया, तो 3/2 ले लिया तो 2 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, फिर 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10 यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का ये देखो, दशमलव के बाद 1 अंक तक भाग गया, कट गया। तो ये कटने का मतलब कि ये शांत है, इसको हम लोग शांत बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। तो शांत है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल के मैं तौर पे आपको लूँ, 10/3, ये भी तो हम लोग की परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें अगर हम भाग देते हैं तो तितली का 9, दशमलव आकर 0 बढ़ाएंगे तो तितली का 9, तितली का ऐसे 3 आगे ये आने लगेगा। तो इसका मतलब कि दशमलव के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ तक रिपीट होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करते करते हार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो अशांत भी होती है। ठीक है, शांत भी होती है, अशांत भी होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन सही, इसका मतलब 2 ऑप्शन नहीं होगा इधर हम लोग का, इधर जरूर कुछ दिया होगा। देखो यहाँ पे दिया है हम लोग का कि उपयुक्त दोनों, मतलब जो ए और बी है उपयुक्त दोनों सही है, तो ये सही हो जाएगा हम लोग का। ये बिल्कुल हम लोग का 100% राइट, यही आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। ठीक, चलो ये, और देखो मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि जो हम लोग का मतलब ये आप लोग का 3 घंटे 15 मिनट, देखो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। तो इस 3 घंटे 15 मिनट में आप लोग को 15 मिनट तो ये पेपर पढ़ने को आपको मतलब टाइम मिलता है। ऑफिशियली 3 घंटे का आप लोग का पेपर होता है। ठीक है, मतलब आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है, लेकिन 15 मिनट बोलता है कि आप ये पेपर पढ़ने में अपना टाइम बिताओ। पेपर पढ़ने को टाइम मिलता है। तो मान लेता हूँ कि मैं आपको 3 ही घंटे मिलता है, तो 3 घंटे में बोला गया है कि 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव को मिलेगा। ठीक है, और 2 घंटे में आप लोग को सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो देखो, इस 1 घंटे ऑब्जेक्टिव, अब ये ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे आपको मिलेगा, आप 1 घंटे में आधे ही घंटे कर कर मतलब आधे घंटे में सॉल्व कर लेते हो 20 ऑब्जेक्टिव, तो उसके बाद आप सब्जेक्टिव सॉल्व करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में मतलब 1 घंटे तो लग ही जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि 20 समय क्वेश्चन है, उनको एक एक को अच्छे से आपको समझाना है। 20 से मतलब 1 घंटे से कम ही मिनट में 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और एकदम डिटेल में धीरे धीरे सॉल्व करेंगे कि आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो, शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब कहने का मतलब कि ऐसी 2 3 4 5 इस प्रकार की, और कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, जैसे रूट में आपकी 3 हो गई, रूट में 5 हो गई, रूट में 7 हो गई, ऐसी। देखो, रूट में 4 एक मतलब ये
अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये बाहर निकलेगी तो 2, ये बाहर निकल जाएगी रूट से, लेकिन ये सब नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय होता है। तो कह रहा है कि वही ये परिमेय, शून्योत्तर परिमेय और ये अपरिमेय का गुणा क्या होता है। तो देखो अगर हम करें यहाँ पे 2 गुणे रूट में 3, तो ये खुद ही अपने आप में अपरिमेय है। अपरिमेय है मतलब दशमलव के बाद मतलब इसका कोई निश्चित मान ही नहीं है, मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इससे अगर हम अपरिमेय परिमेय में गुणा करेंगे तो हमेशा एक तरह से अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का थर्ड नंबर क्या है, आप लोग देख सकते हो। थर्ड नंबर हम लोग का प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि रेखाओं x बराबर 0 और ये हमें दिया है का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसका हमें प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। x का मान हमें दे दिया है, मतलब x ये रेखा ही दिया है, लेकिन इसका बराबर 0 कर दिया है, यानी x का मान सिंपल सीधे सीधे 0 है। यानी हम लोग का x y जो कामा है इसमें हमें प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, तो x का मान हमें 0 पहले ही मान लो यहाँ दे दिया है, ठीक है। y का मान पूछ रहा है, तो x का मान जब मतलब 0 है इस पूरे समीकरण में रखेंगे तो हम लोग का y का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 गुणे x के जगह पे 0 रखेंगे प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और 3y बराबर 12 तो y बराबर 3 चौक 12 4 हो जाएगा, तो इसका मान 4 हो जाएगा। सिंपल 0 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या, हमें देखो सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। हमें एक ऐसी संख्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे हम लोग भाग दें 70 और 125 में, तो हम लोग का शेषफल 5 और 8 बचे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का लॉजिक क्या है कि आप 70 में से ये 5 शेषफल बच रहा है, तो 5 को घटा दो, तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। और फिर 125 में से आप लोग 8 घटा दो, 8 घटा दोगे तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्योंकि ये शेषफल नहीं बचेगा। जैसे कहने का मतलब कि एक संख्या है जिससे भाग देने पे, ठीक है, हमें मतलब एक शेषफल प्राप्त हो रहा है। मान लो कोई संख्या 3 है, उसमें भाग देने पे हमें शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या जैसे 2 है तो 2 से हम भाग देंगे तो हम लोग का देखो हम तो 1 शेषफल प्राप्त होगा। इसका मतलब 3 से अगर हम 1 पहले ही घटा देते हैं तो ये 2 हम लोग का पूरा पूरा कट जाता। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 70 में से हम लोगों ने 5 घटा दिए, 65 आ गया। 125 में से मैंने 8 घटा दिया, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा ना, हाँ 117 हो जाएगा ये शायद हम लोग का, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का, ओके, ये हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम लोग 65 और 117 का मतलब यहाँ सबसे बड़ी का है, यानी बड़ी से बड़ी का है, यानी इसका हम लोग HCF निकाल लेंगे, इसका मौसन निकाल लेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, चलो इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालने की कई विधियाँ है, भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो 65 कम है तो 117 में हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरह HCF निकालते हैं। कैसे, देखो 65 है कम 65, ठीक है, 7 में से 5 गया, 2 बच जाएगा। ये देखो 11, तो 6 5 11 52 हो गया। फिर हम लोग यहाँ 65 में भाग देंगे, ठीक है। जो छोटा बचेगा उस मतलब उससे भाग देते जाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें भाग देंगे। तो 52 एकम 52 हो गया। ये चल नहीं रही है यार, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, और ये देखो 6 में से 5 गया 1 13, ठीक है। अब देखो हम 13 से 52 में भाग देंगे, तो जब तक ये कट नहीं जाएगा ऐसा ही करते रहेंगे। 13 चौका 52, ये हम लोग का कट गया। इसका मतलब ये कट गया, अंत में ये बचा भागफल। तो जो अंत में भागफल बचता है वही HCF होता है। तो HCF हम लोग का 13 आ जाएगा, तो हम लोग की संख्या 13 हो जाएगी। यानी हम लोग 13 से क्या करेंगे, 13 से हम लोग 70 और 125 में भाग देंगे, तो हम लोग का शेषफल 5 और 8 बचेगा। आप भाग देखकर चेक कर लीजिएगा। तो आंसर हम लोग का 13 हो जाएगा, ठीक। हम लोग का आंसर 13 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 का। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे देखना, मस्त क्वेश्चन है। समीकरण, हमें एक ये समीकरण दिया हुआ है और एक ये हमें समीकरण दिया हुआ है। कह रहे कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 है तथा 3x - 5y बराबर 7 है। इसका कोई हल नहीं है यदि a का मान होगा। अब ओके, ये समीकरण है, हमें दिया है 2 समीकरण और बोला कि इसका कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा जी, यहाँ पे कि a का मान क्या रहना चाहिए उसके लिए। तो देखो यहाँ एक लॉजिक है, यहाँ पे 1 मिनट इसी पे मैं समझा दूँ। यहाँ पे चलो इस पेज को मैं ले लेता हूँ और इसी पे मैं आपको समझाता हूँ। आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो 2 समीकरण, पहली समीकरण मैं ले लेता हूँ। मान लो a1x + b1 y + c1 बराबर 0, ये हम लोग की समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण मैं ले लेता हूँ a2x + b2y +
C2 बराबर 0। ये हम लोग की समीकरण 2 हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना, और जहाँ ये ABC होती है ये संख्याएं होती है, मतलब इसका कुछ मान होगा, जैसे ये 3 AX या यहाँ पे AX² मतलब इस टाइप का, चलो यही मान लो AX, ऐसे ही मान लो, ठीक है। जैसे ये 3X, तो यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ पे कुछ इसका एक मान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 3 इसकी शर्तें होती है निम्न, 3 शर्त कौन कौन सी। फर्स्ट शर्त क्या होती है, फर्स्ट शर्त ये होती है कि अगर A1 बटे में A2, यानी A1 और A2 दोनों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, ये B1 और B2 के अनुपात के, B1 और B2 के अनुपात की, ये पहली शर्त होती है। तब क्या होता है, तब मतलब जब ऐसी स्थिति आती है कि ये A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में जो हम लोग की ये समीकरण होती है इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल हमें निकलता है, मतलब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंत में इसका एक हल निकलेगा। क्लियर। अब देखो दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त होती है कि जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, और यही बराबर हो C1 बटे C2 के, ठीक है। हमें मतलब A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर हो, और वो बराबर हो C1 बटा C2 के, यानी सबका अनुपात आपस में बराबर हो। तब क्या होता है कि इस स्थिति में हम लोग के जो मतलब ये समीकरण होती है इसके अनेक हल निकलते हैं, कई हल निकलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं अनेक हल होते हैं। तब इस स्थिति में तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति ये होती है कि A1 बटे A2 जो होता है वो बराबर होता है B1 बटे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं ये दोनों होते हैं किसके, C1 बटे C2 के। ये तीसरी स्थिति होती है, और इस स्थिति में समीकरण जो होती है, ठीक है, इस समीकरण जो होती है उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं। तो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई हल नहीं है, दो समीकरण दी हुई है, इसका कोई हल नहीं है, यदि यहाँ पे ए का मान क्या होगा, यही हमें मतलब यहाँ कुछ रहना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे 2 है तो यही मतलब कुछ संख्या रहना चाहिए, संख्या को गायब कर दिया है और उसी का मान पूछ रहा है। तो चलो इस फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रख कर देखते हैं, चूँकि हम लोग की समीकरण है पहली 2x प्लस AY बराबर 1, पहली समीकरण क्या है 2x प्लस AY बराबर 1, और दूसरी हम लोग की समीकरण क्या है सेकेंड नंबर 3x माइनस 5y, यहाँ पे देखो 3x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 7, ये दूसरी हम लोग की समीकरण है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको एक को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखो 2x प्लस AY माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और इसमें 3x माइनस 5y और 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये A1 है, यहाँ पे ये हम लोग का ये एक जो है ये B1 है, और ये C है, C1 है एक तरह से। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें काफ़ी सारे लड़के गड़बड़ करते हैं, यहाँ चिन्ह सहित लिया जाता है, यहाँ माइनस तो माइनस C1 माइनस 1 है, यहाँ पे B2, यहाँ पे प्लस, यहाँ आगे प्लस है, इसका मतलब प्लस A है इसका मान, और A1 का मान प्लस 2 है, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और ये आपका क्या हो गया मतलब A2 हो गया, ये पूरा आपका ये हो गया आपका B2, और ये आपका C2 हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग जो ये हम लोग का शर्त है इस पे हम लोग रखते हैं, और वहाँ से हम लोग ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो शर्त हम लोग की क्या है, कोई हल नहीं का, वो कोई हल नहीं क्या है, शर्त है A1 बटे A2 बराबर होगी B1 बटे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं ये होगा C1 बटे C2 के, ये शर्त है। अब चलो हम लोग सारी चीज़ें रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका हल आता है। यहाँ से देखो हम लोग A1 बटे A2 मतलब A1 2 है और A2 क्या है 3 है, तो हम लोग का A1 बटे A2 हम लोग का हो जाएगा 2 बटे 3, ये बराबर है B1 बटे B2 के। तो B1 बटे B2, B1 हम लोग का यहाँ पे देखो B1 की जगह पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे A डाल दिया है, तो A रख लेते हैं, और B2 क्या है हम लोग का यहाँ पे देखो -5 है, तो बट्टे में -5, और ये बराबर नहीं होगी C1 बटे C2 के, तो C1 हम लोग का यहाँ पे -1 है, ठीक है, और C2 हम लोग की क्या है -7 है, तो ये बट्टे -7। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, हम लोग का ये शर्त होती है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं, और इसी में ए हम लोग का है तो इसी को हल कर ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये इधर ये गुणा होगा तो -5 है, तो 5 दूना का 10, कैसा 10 -10, और बट्टे में 3, और बराबर ये ए, यानी ए का यहीं से हम लोग का मान निकल गया -10/3, यानी जो हम लोग की ये समीकरण है ये वाला
अगर यहाँ पे ए की जगह -10/3 होगा तो इस दोनों मतलब समीकरण को हम हल करेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का मान पूछ रहा था तो ए का मान हो जाएगा -10/3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो इस क्वेश्चन को 1 नंबर का है लेकिन हमने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, इसलिए थोड़ा इसको करने में टाइम लगा। ऐसे आप केवल क्वेश्चन को करते हो तो आप आराम से 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये शर्त आपको याद है, तीसरी वाली शर्त, आप इस शर्त पे रख दो, काम खत्म, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 6 नंबर। यहाँ पे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ओके गाइज, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया था और अंत में यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, पूरा का पूरा मतलब यहाँ मतलब इस क्वेश्चन पे जो मैंने 2 से 3 मिनट टाइम दिया वो बर्बाद हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से इसको मैं आपको कर कर बता देता हूँ। मतलब जो पीछे भी मैं मतलब बताया हूँ उसको मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या किया था कि मैंने यहाँ पे डी का मान निगेटिव आ रहा है। डी का मान निगेटिव आने का मतलब क्या कि मतलब ये जो मतलब ये छोटा है, मतलब डी से क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ डी हम लोग का क्या आ रहा है, इसका निगेटिव आ रहा है। मतलब ये मान निगेटिव आने का मतलब कि 0 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डी जो है वो हम लोग का <0 आ रहा है, मतलब डी का मान 0 से भी कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने डी <0 कर दिया था, यानी डी का मान 0 से अधिक आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है। धनात्मक कहाँ आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। चलो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा इसको समझा देता हूँ। देखो हमें यहाँ पे एक मतलब द्विघात समीकरण दी हुई है, 2x² - 4x + 3। यहाँ पे देखो 2x² - 4x + 3 बराबर 0 हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ इस मतलब 4 कथन दिया हुआ है। ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति के बारे में, क्योंकि दिए गए समीकरण का विविधकर है। विविधकर जब हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, ठीक है, और उसके यहाँ देखो मूल पूछ रहा है कि वास्तविक नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ समीकरण का विविधकर 0 है। तो विविधकर इसका मतलब हमें विविधकर ज्ञात करना है इसका मतलब। तो विविधकर क्या होता है, एक जो द्विघात समीकरण होती है इसका विविधकर का फार्मूला D = b² - 4ac होता है। आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में, जहाँ ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। आप मानक द्विघात समीकरण का रूप पढ़े होंगे, ax² + bx + c = 0, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और इसमें चिन्ह सहित चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ देखो चलो डी का मान निकाले हम लोग, तो b², बी हम लोग का -4 है, तो -4 का स्क्वायर यानी -4 × -4, तो ये चौका 16 यानी +16, माइनस गुणा का होकर +16 हो जाएगा ये, और -4ac -4 × ए। ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का देखो यहाँ पे ए हम लोग का ये है 2, तो बराबर ये देखो -4 ए, तो ए 2 हो गया, और सी हम लोग का क्या है 3 है, तो 3। तो ये देखो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 4 दूना का 8 हो जाएगा, और अत्री का 24 यानी -24 हो जाएगा इस 4ac के जगह पे, तो -24 ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आई होप यहाँ आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। देखो -4ac मतलब वही 4 × ए × सी आप लोग करोगे, ठीक है, तो आप देख लेना -24 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये 16 में से आपका मतलब 24 घटेगा, तो एक तरह से माइनस आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। -8 बचेगा यानी डी का मान हम लोग का माइनस आ गया, -8 आ गया। इसका मतलब कि जो डी का मान है यानी विविधकर का मान है वो <0 यानी 0 से भी कम है। तो जब 0 से डी का मान कम है यानी निगेटिव है एक तरह से, तो क्या होता है, देखो यहाँ निम्न 3 स्थितियाँ यहाँ पे याद करना मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति और थर्ड स्थिति। फर्स्ट स्थिति में ये कि डी का मान अधिक है 0 से, यानी एक तरह से बोले तो धनात्मक मान आए। दूसरा कि डी का मान कम आए 0 से, यानी इसका मतलब कि कम आएगा, इसका मतलब कि ऋणात्मक आएगा, और एक डी का मान 0 है। 3 ये आपके आते हैं अधिकांशतः। ठीक है, तब क्या होगा इन तीनों स्थितियों में, जो मूलों की प्रकृति होगी, जो मूल होंगे, मूल कहने का मतलब कि आप ये द्विघात समीकरण है इसको हल करते हो तो इसके 2 मान निकलते हैं, तो उनका मतलब उन दोनों मान वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, कि कैसे होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, तो इसी से पता चल जाता है। तो देखो यहाँ पे D > 0 यानी D का मान अगर धनात्मक है, ठीक है, तब क्या होता है कि मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक होते हैं और साथ में परिमेय होते हैं। ठीक है, परिमेय इसको छोड़ो, इसको मत जानो, वास्तविक और मूल असमान होते हैं। ठीक है, असमान आते हैं। अब देखो अगर D > 0 आ जाए, ठीक है, ये निगेटिव इसका मान आ जाए D का, तब क्या होता है, मूल तब काल्पनिक हो जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, काल्पनिक,
और इस स्थिति में अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक हो जाते हैं और साथ में समान भी होते हैं। क्लियर? तो ये 3 शर्तें याद रखना। अब देखो यहाँ हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार डी का मान क्या आ रहा है, लेस देन 0, यानी एक तरह से निगेटिव आ रहा है, और जब लेस देन 0 यानी निगेटिव आए तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, बिल्कुल 0 से कम है ही, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो 0 से कम आ ही रहा है। उसके बाद समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ओके, हमें पूछ रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, तो सही बात है, क्योंकि यहाँ मूल काल्पनिक आते हैं। अगर विविधकर निगेटिव आता है तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था इसलिए गलत हो गया था, ठीक है। तो ए और बी कथन हम लोग के सत्य हो जाएंगे। बाकी ये समीकरण का विविधकर 0 है, गलत है, 0 नहीं है, ठीक है, निगेटिव है। और समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं वास्तविक नहीं है, मतलब समीकरण के मूल वास्तविक हैं कह रहा है, तो वास्तविक नहीं है, ठीक है, क्या है, काल्पनिक है। तो ये हम लोग का ए और बी सही हो जाएगा ऑप्शन। इधर मैं आ जाता हूँ, ए और बी पे मैं ट्रिक कर लेता हूँ। यहाँ ए और बी सही है, ये हम लोग का सही होगा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमें देखो ए ओ बी सी क्या है, ए ओ बी सी एक आयत है। ओके, कोई आयत है ए ओ बी सी जिसके तीन शीर्ष दिया है, ए ओ और बी, 3 शीर्ष दिया है और उसका निर्देशांक दे रखा है। तो इसका विकर्ण है, हमें विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो फिगर तो इसका थोड़ा हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हमें ए ओ बी सी हमें एक आयत दिया है। आयत मीन्स क्या, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, यही तो हम लोग का आयत है। तो यहाँ देखो इस आयत में हमें क्या दिया है, ए ओ हम लोग का, बी सी मतलब दिया है, ए ओ बी सी 3 हमें चीज़ें दिया है, 3 बिंदु दिया है। तो मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आप कैसे भी मान सकते हो इसको, मतलब ए माने इसको भी ओ मान सकते हो, इसको भी ऐसे सी किसी तरह से भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का ए का हमें निर्देशांक दिया है 0,3, ए का निर्देशांक हम लोग का 0,3, ठीक है। ओ का निर्देशांक हम लोग का क्या दिया है, जो ओ बिंदु है उसका निर्देशांक 0,3, इसका भी 0,3 दिया है। और हम लोग का बी का निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक 5,0 दिया है और सी का कुछ नहीं दिया है। चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पूछ रहा है कि इस आयत का विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण हमें पूछ रहा है। तो विकर्ण मीन्स ये वाला, ये विकर्ण होता है और ये भी विकर्ण होता है। तो यहाँ इन दोनों को लेकर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके निर्देशांक नहीं दिए हुए। और इन दोनों को लेकर हम लोग करते हैं तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी के फार्मूले से इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे विकर्ण, यही तो विकर्ण है। तो विकर्ण इसकी दूरी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि इस बिंदु का निर्देशांक दिया है, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है और 2 निर्देशांक हमें दिए, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की आप लोग जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग। अब देखो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे बराबर। यहाँ पे देखो हम लोग का x2 क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का इस x1, ये y1, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x2 और y2 इसको ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, x2 मीन्स हम लोग का x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 - x1 हम लोग का 5, तो 5 और इसका होल वर्ग है, तो होल वर्ग प्लस y2, तो y2 3, तो हम लोग का 3 माइनस y1, तो y1 0, तो 0 और इसका होल वर्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो 0 में से -5 जाएगा, हम लोग का -5 ही बचेगा। -5 को वर्ग करेंगे तो हम लोग का वो हो जाएगा 25, ठीक है। अब आगे देखो प्लस 3 में से 0 जाएगा 0 और तितली का हम लोग का 9 हो जाएगा, यानी 25 9 हम लोग जोड़ेंगे तो √34, यानी √34 हम लोग का ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो √34, ये देखो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण दी हुई है और एक मूल दिया हुआ है। हमें दूसरा मूल ज्ञात, अगर दूसरा मूल भी पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ x = 1/2 पूरे इस समीकरण में रख देंगे तो दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। या यहाँ पे कुछ संख्या गायब कर दे, ठीक है, और उसका मान पूछे तो भी हम x = 1 जो ये मूल दिया है इसमें रखेंगे तो इसका मान हम लोग मतलब प्राप्त कर लेंगे। तो चलो जैसे यहाँ हम लोग x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये k है तो k और गुणे x की जगह पे 1/2 और -5/4 = 0 हो गया।
ये 1/2 हम लोग का 1/4 हो जाएगा, और ये देखो इससे गुणा होगा तो प्लस ये k/2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 5/4 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसका हम लोग ये बराबर 0 है तो बराबर 0। अब देखो इसका हम लोग लॉसा ले लेते हैं, 4 का 4 हो जाएगा लॉसा, यानी वही एलसीएम, ठीक है। 4 कम 4 1 कम 1 प्लस 2 2 4 2 के इसमें हो जाएगा, और 4 कम 4, तो यहाँ देखो एक में गुणा करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बीच में इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 2k-4 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और -5 तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2k है तो प्लस 2k ये रह गया, और इधर बराबर 0 है तो इस 4 से इधर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो गया। तो 2k बराबर हम लोग का ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी k का मान हम लोग का 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का k का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। केवल आपको x के जगह पे 1/2 रखना है और इसको सॉल्व कर देना है, आपका मान k का आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 8 के बाद 9 कर लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई दो त्रिभुज समरूप जब तभी होंगे जब उनके संगत कोण, देखो जैसे ये हम लोग का एक ये दो, मान लो ये समरूप मतलब दो त्रिभुज हो गए, ये समरूप जब होंगे जब इनके संगत कोण मीन्स ये और ये दोनों संगत कोण होते हैं, या ये ले तो ये संगत कोण होते हैं। तो जब इनके संगत कोण और उसके अलावा संगत भुजा मतलब ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा का अनुपात बराबर हो, ठीक है। तो यदि इनके संगत कोण बराबर हो तो सही है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो तो ये भी सही कथन। ये दो इसके लिए मतलब कथन होता है तभी वो समरूप त्रिभुज होता है, तो ये दोनों हम लोग का सत्य है। और ये देखो उपयुक्त दोनों यानी इन दोनों को कह रहा है, तो ये हम लोग का 100% राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को आप OMR शीट में भरोगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अपने आप में ये इंक्लूड कर रहा है, ठीक। चलो ये हम लोग का 9 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 10 नंबर कर लेते हैं। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर में देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग का एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC, कोण C 90 अंश है। चलो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, हम लोग का समकोण त्रिभुज ABC दिया है, मान लेता हूँ ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग का क्या है, 1 मिनट, ABC में कोण C 90 अंश, ओके, कोण C 90 अंश है, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का होता है तो ये C हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का ABC है तो AC बराबर 3 दिया है, AC बराबर 3 यानी A अगर यहाँ पे लेता हूँ तो ये AC हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का BC बराबर BC यानी यहाँ पे हम लोग का B हो जाएगा, तभी तो ये BC होगा। तो BC बराबर हम लोग का 4 सेंटीमीटर यानी ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो हमें पूछ रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, ओके, इस C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। अब देखो माध्यिका क्या होती है, देखो कोई भी आपका जैसे ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये मान लो एक त्रिभुज हो गया, यार ये चल नहीं रहा है, चलो दूसरी पेन लेता हूँ, चलो इसी का यूज करता हूँ। ये हम लोग का कोई भी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर माध्यिका हमें ज्ञात करना है तो मान लो जैसे इस कोण से इस कोण को समद्विभाजित करेंगे इसका, तो इसका ऐसे जाएगा और यही क्या होती है, मीडियम होती है, यही माध्यिका होती है। और जो ये माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को मतलब समान पार्ट में बांटती है, मतलब आधे आधे पार्ट में बांट देती है, समद्विभाजित करती है, और साथ ही साथ इस पर लंब भी होती है, ठीक है, ये माध्यिका। क्लियर? तो इसमें ये C हम लोग की क्या होगी, ये माध्यिका होगी। और जो ये माध्यिका होगी ये जो ये AB है ना, AB को आधे आधे पार्ट में बांट देगी, यानी यहाँ पे मान लो मैं O बिंदु ले लेता हूँ, तो यहाँ जो AO होगा वो बराबर होगा किसके, OB के, या वो BO इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ACB में हम लोग का ये लंब हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर तितली का 9 प्लस आधार का स्क्वायर 14 16 16 9 25 यानी 5, हम लोग का कर्ण का मान पूरे का मान 5 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये हम लोग का ये बिंदु है, ये मध्य बिंदु है इसका, क्योंकि ये माध्यिका इसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हम लोग का 5/2 मतलब 5 का आधा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ध्यान देना, मैंने बताया कि जो ये माध्यिका होती है अपने सामने वाली मतलब जो उसकी मतलब एक तरह से ये रेखा होती है या भुजा होती है, उसको आधे
मतलब पार्ट में तो काटती ही काटती है, समद्विभाजित तो करती ही करती है, साथ ही यहाँ लंब होती है साथ साथ इस पे, तो इस पे ये लंब है। लंब होने का मतलब कि देखो अब ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये लंब है यानी 90 अंश का कोण है, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये हम लोग का लंब हो गया, ठीक है। ये आधार हो गया और ये हम लोग का कर्ण हो गया। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। नहीं, ये तो हमें मालूम है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका की लंबाई यानी इसका हमें ज्ञात करना है। ये तो हमें मालूम है कि 5/2 इसका यहाँ से दूरी है, और ये हम लोग की दूरी तो पहले से 4 दिया हुआ है। लंब का मान मालूम करना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हम लोग का क्या है 4 है, तो 4 का 16 माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 5/2 है तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो हम लोग का इस लंब की लंबाई यानी हम लोग की माध्यिका की लंबाई निकल जाएगी। तो चलो हल करते हैं। ये देखो 16 × 64 माइनस 25/4 हो जाएगा। ये हमने मतलब 4 लसा ले लिया। अब इसको हम लोग 64 में से सॉरी हाँ ओके, चलो देखो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये 16 × 64 में से हम लोग 25 घटाएंगे, तो 14 में से 5 गया 9, और ये 5/5 में से 2 गया तो 3, 39/4 अंडर रूट 39/4 39/4 आ रहा है क्या आंसर हम लोग का, नहीं आ रहा है मतलब ये। चलो तो इसको आगे हम लोग हल करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे 4 से, तो 4 × 32 4 9 36 मतलब 9 दशमलव कुछ आएगा, और 9 दशमलव कुछ आएगा तो उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लगभग 3 के, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यही होगा, ठीक। आप करते रहना 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 9 दशमलव कुछ होगा, ठीक है। तो 9 दशमलव कुछ होगा तो वो मतलब एक तरह से मतलब 9 10 भी नहीं होगा, तो 10 नहीं होगा तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 ही होगा। चलो 3 ही होगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। अब चलो हम लोग 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ओके, चलो यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मान लो हम लोग का एक यहाँ पे 1 मिनट, ओके देखो ये हम लोग एक बना लेते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। ये हम लोग का मान लो एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। इस समचतुर्भुज हमें क्या दे कि इसके विकर्ण की लंबाई दी है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एक विकर्ण दिया कि एक 16 है एक 12 है, तो मान लो एक ये विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक विकर्ण हम लोग का 12 है, तो मान लेता हूँ कि ये वाला विकर्ण 12 है, ठीक है, और ये वाला 16 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो ये समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, ये एक दूसरे को ये भी क्या करते हैं कि समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब कि ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण आया, तो ये और ये लंबाई आपस में बराबर होगी, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ विभाजित की है वहाँ से, ठीक। और ये लंबाई आपस में बराबर होगी, मतलब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। क्लियर। तो देखो जैसे हम लोग का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोग का एक विकर्ण का दे दिया है 12, तो पूरा लंबाई 12 दे दिया है। तो चूंकि ये दोनों समद्विभाजित होते हैं तो इसका मतलब ये 6 होगा, ये 6 होगा, तभी तो दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। उसी प्रकार ये पूरा AC दे दिया है हम लोग का 16, तो ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 8 होगा और यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, तभी तो ये आधा आधा होगा। तो ये हम लोग का 8, चलो ये हम लोग का 8 और ये भी हम लोग का 8 हो जाएगा। और देखो साथ साथ ये मतलब दोनों तो एक दूसरे को समद्वि मतलब आधे आधे पे काटते हैं, वो तो ठीक है, और साथ में एक दूसरे को 90 अंश पे कोण पे काटते हैं। तो यहाँ पे जो बना कोण होगा यहाँ पे प्रत्येक कोण ये 90 अंश होगा, या फिर इसको ले तो ये भी 90 अंश होगा, ये ले तो ये भी 90 अंश होगा, या ये ले तो ये भी 90 अंश होगा। तो यहाँ से देखो हमें इसकी क्या मालूम करनी है, हमें आगे देखो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमें दिया है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा का मान पूछ रहा है। तो भुजा हम लोग का क्या होगा, भुजा हम लोग का इसमें ये होगा, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो अब देखो यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक का मान है 8 मान मालूम है 8, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 6। तो इसका मान कैसे मालूम करेंगे, तो भाई ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये वाली भुजा जो है हम लोग की 8 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो जाएगी, और ये 90 अंश का कोण है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका हम मान निकालेंगे,
ठीक है इसका, तो यही भुजा की लंबाई हो जाएगी क्योंकि यही विकर्ण की भुजा थी। आप ऐसे भी इसको भी ले सकते हैं, सब भुजाएं बराबर आएंगी। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का 8 है, ये 6 है, तो कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण बराबर कर्णी में होता है लंब का स्क्वायर, लंब 8 तो 8 64 प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार 6 तो 6 मतलब 6 का 36 और ये 100 हो जाएगा, तो ये इसका मान 10 हो जाएगा। यानी हम लोग की भुजा 10 होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हम लोग का 10 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आया है कि नहीं आया है। इधर देखो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देख लेते हैं। देखो 12 नंबर क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहे हैं। सिंपल अगर समरूप त्रिभुज कहीं हो और उनकी भुजाओं में अनुपात दिया हो, ठीक है, 1 मिनट लाइट भग गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हो, ठीक है, और उनमें मतलब समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल में अनुपात दिया है, तो सिंपल उनका हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये चचौ का 16 संबंधी ये नवा 81 हो जाएगा। 16 संबंधी 81 हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। क्लियर, चलो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 1 मिनट थोड़ा टाइम देना, लाइट भग गई। ओके, हाँ चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर कि 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, कई तरीकों से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 tan थीटा दिया है, बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हम लोग 4 को इधर लाएंगे तो 3/4 इसका मान हो जाएगा। ये tan थीटा का मान 3/4 हो गया। और tan थीटा बराबर क्या होता है आप सब लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मतलब फार्मूला नहीं जानते हो तो इससे आप निकाल लो। ये साइन होता है कॉस थीटा, tan होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। यानी लंब का मान यहाँ से 3 हो गया और आधार का मान हम लोग का 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ से कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो तितली का 9 हो जाएगा और ये चौका 16, 16 9 25 और रूट से बाहर निकलेगा तो 5, तो कर्ण का मान हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग का 4 sin थीटा है, 4 sin थीटा मतलब गुणे sin थीटा, और sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर हम लोग का देखो लंब बटा कर्ण होता है, आपको सीधे ये याद होना चाहिए। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, और माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण बटे में 4 यानी वही 4 और इंटू साइन थीटा है मतलब वही गुणे साइन थीटा, तो साइन थीटा वही लंब बटा कर्ण और माइनस। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का आधार बटा कर्ण। अब देखो अब हम लोग मान रख लेते हैं यहाँ पे, देखो 4 गुणे लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है हम लोग का, लंब 3 है और बटे में कर्ण, कर्ण क्या है 5 हमने निकाला तो 5 और बीच में माइनस, तो माइनस आधार बटे में कर्ण, आधार हम लोग का 4 है और बटे में कर्ण, कर्ण क्या है 5 है। क्लियर, और होल बटे में, अब देखो यही हम लोग का है 4 गुणे लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मान 3 सॉरी हाँ लंब बटा कर्ण का मान 3/5 और माइनस हम लोग का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार का सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस आधार बटे कर्ण का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 4/5 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 4 3 12, ठीक है 12/5 हो जाएगा और माइनस 4/5, तो हम लोग का इधर ये नीचे वाला सेम होता है तो केवल ऊपर वाले को हटाते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा 8/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 4 12 होता है। ठीक है, 8 बटे में हम लोग का 5 हो जाएगा। क्लियर, और उसके बाद देखो ये होल बट्टा में हम लोग का हो जाएगा, होल बट्टा में हम लोग का क्या होगा 4 3 12, 12 बटे में 5 और प्लस 4 बटे में 5, तो 12 5 16 बटे में 5 सॉरी 4 3 12, 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 बटे में 5 आप इन दोनों को हल कर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये वाला जब ऊपर जाता है तो मतलब पलट कर गुणा हो जाता है, यानी 8/5 है ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी गुणे 5/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 5 खत्म, 8 गुना के 16, यानी यहाँ 2 आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 क्योंकि और नीचे ये 2, यानी 1/2 आंसर हो गया, ये 1/2 आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो, ये एक विधि है, मतलब ये तो आपकी मतलब सब लोग इसी तरह करेंगे, ये लंबी विधि हो जाएगी। लेकिन थोड़ा अगर यहाँ पे दिमाग लगाते हो, यहाँ पे ध्यान देना, अगर दिमाग लगाते हो तो हमें 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि tan थीटा बराबर यहाँ से हम लोग का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग का 4 sin थीटा है। ठीक है, क्या है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा है,
यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है। अगर हम सब में हम कॉस थीटा से भाग देते हैं तो हमें इस पूरे में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हम साइन थीटा में कॉस से भाग देंगे तो 4 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, ये तो फार्मूला होता है। और माइनस ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में साइन थीटा है और इसमें हम कॉस से भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 टैन थीटा, और ये प्लस बीच में प्लस, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो हम लोग का क्या आ गया, हम लोग आ गया 4 टैन थीटा -1 बटे में 4 टैन थीटा +1। अब टैन थीटा का चूंकि हमें मान मालूम है 3/4, तो टैन थीटा का जब रख लेंगे तो यहाँ देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं बच रही है, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 मिनट। 4 और टैन थीटा का मान, टैन थीटा का 3/4, तो 3/4 -1 है तो -1, और बटे में 4 टैन थीटा का मान 3/4 और +1 है तो +1। 4 से 4 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, 3 में से 1 गया, हम लोग का 2 बचा, और ये 3 1 4 हो गया, ये कटाएंगे तो 1/2 आंसर। तो इस तरह से भी इसको आप कर सकते हो, ये 1/2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्लियर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में साइन 75 अंश बटे कास 75 अंश का मान, मतलब हमें साइन 75 अंश बटे में कास 75 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे मतलब किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग का साइन 75 बटे कॉस, साइन 75 अंश बटे में कॉस 15 अंश दिया है। तो साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 75 को मैं साइन 90 अंश माइनस 15 अंश लिख सकता हूँ, और कास को मैं उसी तरह रहने देता हूँ, कास 15 अंश। अब देखो एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर ये 15 अंश है, तो साइन 15 अंश इसका मान हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का मान साइन नहीं कॉस 15 अंश हो जाएगा। ठीक है, और बटे में ये कॉस 15 अंश पहले से ही है तो ये कट कर इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 15 नंबर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा पेज एक ले लेता हूँ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप हमें दिया कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ओके, एक वृत्त का परिमाप यानी उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ये बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, आगे हमें क्या पूछ रहा है, के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ओके, मतलब ये हम लोग का वृत्त के और ये वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात यानी वही बट्टा है, और बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग का πr²। ठीक है, और बट्टे में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का वर्ग। तो चूंकि हमें भुजा वर्ग की भुजा मालूम ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग भुजा मालूम कर लेंगे, इस मतलब ये कथन है इससे। तो ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर में 4 बट्टे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो इधर आकर बट्टा हो जाएगा, यानी 2πr/4 इक्वल टू भुजा हो जाएगा। ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी πr/2 क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, भुजा बराबर क्या होगी, πr/2। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जगह पे हम लोग रख लेंगे। तो चलो आगे हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये πr² तो πr² और भुजा का वर्ग है। ठीक है, तो πr/2 और उसका वर्ग हुआ तो वो बाहर निकलेगा, तो π² r² बटे में 2 दूना का 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये πr² ये वाला, और ये π² बटे में 4 ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी 4 बटे में π² इंटू r² इंटू यानी वही बीच में गुणा है। अब देखो ये π² है यानी पाई 2 बार है, तो एक पाई कट जाएगा, एक बच जाएगा। r² है तो r² कट जाएगा, यानी 4 बटे में पाई हम लोग का बचा, क्या बचा, 4 बटे में पाई। ठीक है, और चूंकि पाई का मान क्या होता है, 4 बटे में पाई, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, अब देखो 4 और पाई का मान 22/7 यहाँ पे है। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी 7/22 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 7 दूना का 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कटा भी सकते हैं, 2 दूना का 4 और ये 11 हो गया, और ये 7 दूना का 14 बटे में 11, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 14/11 यानी वही 14 संबंधी 11 हो जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं 14 संबंधी 11, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14 संबंधी 11 यही होगा ना।
शायद हमने ठीक किया है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 22/7, हाँ यही तो होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना, यही होगा, कहीं ना हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया कहीं भी, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, 14 संबंधी 11 हो गया ना, हाँ 14 संबंधी 11। आगे हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 16 नंबर, क्या कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोले हैं उनके आयतनों का अनुपात दिया है हमें, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये भी मतलब भारी चीज़ नहीं है, आसान है। हमें दो गोले हैं, यानी पहला गोला V1, दूसरा गोला V2, उनका हमें आयतनों का अनुपात दिया है। आयतनों का अनुपात, तो सबसे पहले तो हमें गोले के आयतन का मतलब मालूम रहना चाहिए कि क्या आयतन होता है। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो पहले गोले की त्रिज्या हम मान लेंगे कि R1 है, दूसरे की R2 है। तो इसलिए पहले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4/3 सॉरी मतलब अनुपात 4/3 पाई R1 का Q, और बट्टे में दूसरे गोले का आयतन, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई R2 का Q, चूँकि मतलब जो सेकेंड हम लोग का गोला है उसकी त्रिज्या हमने R2 मान लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, यानी V1/V2 बराबर बचेगा R1 का Q बट्टे में R2 का Q। क्लियर है। अब देखो हमें वो दे दिया कि इनके आयतनों का अनुपात 64 संबंधी 27 है, यानी 64 संबंधी 27, यानी V1 का मान 64 है और V2 का मान 27 है। तो ये 64/27 इक्वल टू ये R1 का Q बटे R2 का Q हो जाएगा। अब देखो ये हम लोग का, इसका हम लोग क्यूब करेंगे, इसका Q हटाने के लिए। तो ये 64 किसका होता है, 4 का, क्योंकि 4 का आप 3 बार, शायद नहीं 4 का नहीं होता, 16 17 4 का ही होता है ना, शायद 4 का ही होता है। आप 4 का 3 बार मतलब करोगे गुणा तो 64 आ जाएगा, और ये 3 का होता है, 3 का 3 बार गुणा करोगे तो मतलब आ जाएगा। तो ये हो गया ये हम लोग का R2 का Q। अब हम लोग तुलना कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग का R1 बटे में R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 4/3 आ जाएगा, यानी त्रिज्या हम लोग की आ गई। त्रिज्या हम लोग की, यानी पहले गोले ही था ना, हाँ पहले गोले की त्रिज्या 4, दूसरे गोले की त्रिज्या 3 आ गई। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हम लोग का 4πr², 4πr² होता है। तो यहाँ से देखो, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाएगा 4π, और r² मतलब पहले की त्रिज्या 4 है तो चौचौ का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 16 कर लूँ या रहने दूँ, या देखो यहाँ से 4π4 मतलब पहले गोले की मतलब आज, चलो ये पहले गोले का मतलब वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठ पूछा था, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठ। तो पहले गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π बटे में R2 का वर्ग। मान लेते हो कि पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो इसे 4π कट जाएगा, और पहले की त्रिज्या हम लोग निकाल ली है 4, और दूसरे का हम लोग निकाल ली है 3। तो चौचौ का 16 वर्ग है तो 16, और तितली का 9, यानी हम लोग का 16 संबंध 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 संबंध 9, ठीक है। आया है क्या? ओके, ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन का। चलो ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ओके, हमें 1 से 10 तक की जो धनात्मक विषम संख्या है उनका हमें समांतर माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 1 से 10 तक की हमें मतलब जो संख्याएं हैं उन्हें मतलब ले लेते हैं, और जो विषम है कौन कौन है वो उसको देख लेते हैं। तो देखो देखो जो पहली संख्या है, ठीक है, वो 1 हो जाएगी, एक भी एक विषम संख्या होती है। दूसरी 3 हो जाएगी, क्योंकि हमें विषम छांटना है। उसके बाद एक 3 हो गई आपकी, एक आपकी, उसके बाद 3 के बाद आपकी 5 हो जाएगी, उसके बाद एक 7 हो जाएगी, एक 9 हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। अब इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर जो संख्या है उनका योग और बट्टे में उनकी कितनी संख्या है, तो इनका योग हम लोग कर लेते हैं। इनका योग करेंगे तो देखो 3 1 4 और 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 7 हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ 16 और 16 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा 25, और बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 5 25 5 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग इधर 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 का हम लोग का कितना आया, अभी 5 आया था ना, हाँ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। देखो आलेखीय विधि द्वारा किससे प्राप्त किया जाता है, सिंपल इसका त्वरण, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। त्वरण मीन्स एक तरह से संचयी बारंबारता का नाम सुने होंगे, वही है। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ओके, देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें क्या दिया है, हमें माध्य दिया है, माध्य बराबर 27 दिया है और हमें बहुलक दिया है कितना, 45 दिया है। तो देखो एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को थोड़ा आप लोग ध्यान देना। रिलेशन होता है कि माध्य बराबर माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे कोष्ठ में हम लोग का क्या होता है, माध्य माइनस माध्यिका, ये हम लोग का रिलेशन होता है। तो अब जो जो चीज़ें दी हुई है उनको रख लेते हैं। हमें क्या दिया है, माध्य दिया है, तो माध्य की जगह पे 27 माइनस बहुलक, बहुलक 45, तो 45 हो जाएगा बराबर 3 गुणे कोष्ठ में माध्य, तो माध्य हम लोग का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और माइनस माध्यिका, माध्यिका ही तो हमें से पूछ रहा है तो इसके जगह पे वही केवल माध्यिका ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 माइनस 45, तो हम लोग का कितना बचेगा, हम लोग का यहाँ से -18 बचना चाहिए ना, सॉरी -18 बचेगा। देख लेता हूँ, यानी 45 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 27 घटाएंगे तो 15, तो 15 में से हम लोग का 7 गया तो 7 3 10 और 5 3 8, 8 और ये 3 में से 2 गया 1, हाँ -18 बचेगा। ठीक है, तो ये -18 बराबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का देखो यहाँ पे हम लोग का 3 गुणे 27 यानी 27 दिया, हम लोग का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और माइनस इसमें भी जुड़ा होगा 3 माध्यिका। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 3 माध्यिका यानी वही 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कोष्ठक हटेगा तो 3 से इन दोनों में गुणा होगा। अब देखो यहाँ पे देखो हम लोग का अब क्या होगा कि ये 81 चूँकि इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -18 हो इधर पहले से और 81 इधर आएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस है तो इधर आकर -81 हो जाएगा, और माइनस ये 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें चूँकि माध्यिका का ही मान ज्ञात करना है, तो माध्यिका को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो -3 गुणे माध्यिका है, तो -3 को इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी ये हम लोग का -18 माइनस 81 बट्टे में -3 हो जाएगा, और ये बराबर माध्यिका। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर जो मान आएगा वही आंसर होगा, तो -18 और -81 हम लोग का ये -99 हो जाएगा, और बट्टे में -3 कट जाएगा, तितली के 9 यानी 33 बराबर माध्यिका, यानी माध्यिका का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे, कहाँ है ये हम लोग का 33 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है, उसके बाद इसका हम लोग का खंड अ का एक तरह से बोल सकते हैं दी एंड हो जाएगा 20 ऑब्जेक्टिव का। देखिए लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे तो टाइम लग ही गया, क्योंकि मुझे समझाना भी था इसलिए 1 घंटे लग गया, लेकिन मतलब आपको करना हो तो 1 घंटे नहीं लगेगा, और आपको 1 घंटे टाइम मिलेगा 20 ऑब्जेक्टिव करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 भी घंटे आप टाइम लगाते हो तो। ठीक है, यह हमें कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता को बारंबारता वक्रों के परिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। सिंपल इसका आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका सीधे सीधे आप आंसर लिखिए, याद रखिएगा, इसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी, काफ़ी टाइम लगेगा, सीधे आप इसका माध्यक याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारी आते हैं, तो पार्ट 2 में यानी सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप इन सारे ऑब्जेक्टिव जो 20 हमने बताया सबको आप लोग क्लियर कर लेना, सेम टू सेम इसमें से देखना, कम से कम 8 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टू फंसेंगे, और बाकी आपके इसके बेस पे फंसेंगे। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।